हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 100 से सेक्शन 104 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सेक्शन 100 चार्जेस इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जुडिशियल एग्जाम्स के लिए। इसको चार्ज को मैं कोशिश करता हूँ अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए। चार्ज होता क्या है ये आप समझ लें। इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन is made security for the person of money to another। किसी दूसरे के मनी की सिक्योरिटी के लिए, किसी दूसरे के मनी की सिक्योरिटी के लिए कोई पर्सन, अदर पर्सन अपनी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी देता है। अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर रहा, सिक्योरिटी दे रहा है, और जो पर्सन सिक्योरिटी दे रहा है वो चार्ज कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसमें ट्रांजैक्शन डज नॉट अमाउंट टू ए मॉर्गेज। जो हम प्रॉपर्टी रख रहे हैं उसमें कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है किस चीज का, किसी भी अमाउंट का। एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि कोई एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है, और जिसको मॉर्गेज कर रहा है वो व्यक्ति कहता है कि मुझे एक सिक्योरिटी होल्डर चाहिए जो ये सिक्योरिटी दे कि आपकी प्रॉपर्टी ना तो सेल होगी, आप ना तो सेल करेंगे, और इस प्रॉपर्टी को और कहीं मॉर्गेज नहीं रखेंगे, ये मेरे पास ही रहेगी, और जब तक आप पेमेंट इसका अदा नहीं कर देते हैं, टोटल मतलब मॉर्गेज मनी अदा नहीं कर देते हैं, इस बात की श्योरिटी मुझे चाहिए। एक पर्सन जिसके पास में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अपने प्रॉपर्टी के पेपर उसके पास में ओरिजिनल देता है, और ये बोलता है कि ये मेरी सिक्योरिटी है कि ये प्रॉपर्टी का टोटल मॉर्गेज मनी आपको देगा और कहीं सेल नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति ये श्योरिटी के लिए अपने पेपर रख रहा, अमाउंट तो ले नहीं रहा, अमाउंट ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा, ना अमाउंट की वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रही कि नहीं इतने रुपए पे रख रहा हूं, तो जो श्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए अपनी प्रॉपर्टी के पेपर उस मार्गेजी के पास में रख रहा है, तो वो क्या कहलाया, चार्ज कहलाया। अब चार्ज क्रिएशन बाय चार्ज, चार्ज कितने तरह से हो सकता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज पहला, और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो रहा वो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, पार्टी और उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। जैसे अभी बताया हमने कि हम वो एग्रीमेंट करें कि श्योरिटी होल्डर को कि ये प्रॉपर्टी ना तो सेल करेगा और ना ही ये किसी हमारे जब तक पैसा नहीं देता है तब तक ये दूसरे के पास रखेगा नहीं। ये उसका एग्रीमेंट हो गया किसके पास, मार्गेजी और गारंटर के बीच में। तो हो गया एक्ट बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये क्या होगा, ड्यू टू इलीगल ऑपरेशन। इलीगल ऑपरेशन जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है गाड़ी को, किसी की गाड़ी सीज हो जाती है, किसी की गाड़ी थाने पर सीज हो जाती है और वो कोर्ट में छुड़ाने के लिए जाता है, तो कोर्ट उससे बोलता है कि आप यहाँ पर एक श्योरिटी दें कि ये गाड़ी आपकी ही है, अगर किसी और की निकलती है या इसमें कोई और डिफॉल्ट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, सिक्योरिटी होल्डर ये गाड़ी और ये व्यक्ति को लेकर के कोर्ट में पेश करेगा। तो अब उसने कोई पैसे का तो ट्रांसफर किया नहीं, तो वो क्या होगा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया, वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया। तो इस चार्ज का बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें से डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है कि जो मार्गेज है और चार्ज है इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो पहले क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं कि मार्गेज और चार्ज में डिफरेंस क्या है। नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, चार्ज में क्या होता है, नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, केवल एज ए सिक्योरिटी, एज ए श्योरिटी वो रख रहा। और मार्गेज में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। और दूसरा क्या होता है
कि एक्ट ऑफ पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये दो तरीके से हो सकता है, एक्ट ऑफ पार्टीज एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ। चार्ज दो तरह से होता है, और जो मार्गेज होता है ऑलवेज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, वो हमेशा एग्रीमेंट के द्वारा होता है कि आप पैसा सम मनी नहीं देंगे तो आपकी प्रॉपर्टी हम सेल कर सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी का ऐसा कर सकते हैं, ये ऑलवेज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। मार्गेज हमेशा एग्रीमेंट के द्वारा होता है। अब चार्ज क्या होता है, कैन नॉट इन्फोर्स्ड, ये कैन नॉट इन्फोर्स, और वो मार्गेज क्या होता है, ऑलवेज इन्फोर्स्ड, वो हमेशा उस पर फोर्स इन्फोर्स रहता है कि आप मार्गेज मनी को दीजिए, आपकी प्रॉपर्टी सेल कर दिया जाएगा। और इसमें कहा जाएगा कि आप उस व्यक्ति को ला करके मुझे दीजिए, उस चीज को ला करके मुझे प्रोवाइड कीजिए, उसका एड्रेस दीजिए, उसका इंफॉर्मेशन दीजिए, ये इसमें आ जाता है चार्ज में। तो वेरी सिंपल है डिफरेंस दोनों के, और उम्मीद है कि चार्ज समझ में आ गया। चार्ज में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होता, ओनली श्योरिटी होती है कि मैं इसको अश्योर कर रहा हूं कि ये कारण, ये जो ट्रांसफर हुआ है या ये जो अमाउंट रखा गया, ये अमाउंट का इस व्यक्ति को या इस चीज को ला करके हम देंगे, या इसका श्योरिटी है कि ऐसा कार्य नहीं करेगा। और जो थर्ड पर्सन ऐसा श्योरिटी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी से करा रहा, वो उसका चार्ज हो गया। सिंपल सी बात है। अब सेक्शन 101, नो मर्जर इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंस। अब इसमें आ जाता है कि कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में मार्गेजी ने उसको मार्गेजर ने मार्गेजी के पास में मार्गेज कर दिया उस प्रॉपर्टी को। अब उस पर जो मार्गेजी के पास में है वो प्रॉपर्टी मार्गेज है, मार्गेजी ने पहले ही एक सिक्योरिटी होल्डर मांग लिया कि आप एक गारंटर दे दीजिए कि आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे जैसे हमने चार्ज में बताया। और एक चार्ज पर्सन, एक सिक्योरिटी होल्डर ये ले लिया चार्ज वाले ने। अब इससे चार्ज वाले से प्रॉमिस कराया कि ये प्रॉपर्टी तब तक नहीं सेल होगी जब तक कि मेरा मार्गेज सम अदा नहीं होगा। तो ये मार्गेजर उस प्रॉपर्टी को तब तक नहीं सेल कर पाएगा जब तक कि उसकी ओल्ड लाइबिलिटीज जितनी है वो नहीं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि उसका चार्ज पर्सन, इसका जो इसने कमिटमेंट किया है मार्गेजी से, ये इसको प्रतिबंधित करेगा कि आप जब तक ओल्ड लाइबिलिटीज क्लियर नहीं कर देते हैं तब तक आप इसको सेल नहीं कर सकते या अदर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यही बात सेक्शन 1 में कहेगी, नो मर्जर इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंस। ये सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंस के द्वारा ये इसको एक प्रॉमिस हो गया, श्योरिटी हो गई कि ये जब तक लाइबिलिटीज पूरी नहीं कर देता है, मार्गेज मनी पूरा नहीं कर देता है, तब तक उसको सेल नहीं कर सकता। ये सेक्शन 101 में कहा गया। अब सेक्शन 102 में क्या कहते हैं, सर्विस ऑफ टेंडर ऑन और टू एजेंट। इसमें कहा गया कि एक ऑनर है जो किसी दूसरे शहर में रहता है, इलाहाबाद में रहता है, बनारस में रहता है, बरेली में रहता है, अदर किसी सिटी में रहता है, और उसकी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट या फुल पार्ट लखनऊ में है या एक शहर में है, जिस शहर में वो बंदा नहीं रहता है उस शहर में उसकी प्रॉपर्टी एक शहर में और उसका ऑनर दूसरे शहर में। तब उस पर नोटिस कैसे हो जाएगी, उसको नोटिस कैसे रिसीव कराई जाएगी। तो इसमें कहा गया कि अगर उस ऑनर का कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, या उसका कोई एजेंट है, तो उसको नोटिस या टेंडर अगर उसका जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर या एजेंट रिसीव कर लेता है तो वो उसका सफिशिएंट माना जाएगा। जरूरी नहीं ऑनर का पावर अटॉर्नी ऑफ होल्डर या जनरल पावर अटॉर्नी होल्डर या उसका एजेंट अगर उस नोटिस या टेंडर को रिसीव कर लेता है तो उसके पर नोटिस या टेंडर को सर्व माना जाएगा। ये इन्होंने इसमें कहा गया।
अगर ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर या एजेंट नहीं है तब क्या होगा? तब कोर्ट कहती है कि उसको ऐसे कोर्ट में फाइल किया जाएगा जो कॉम्पिटेंट कोर्ट हो, जो उस केस को सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट हो, या जिस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन हो। ज्यूरिडिक्शन इट मीन्स प्रॉपर्टी का हम दो जगह पर फाइल करते हैं, एक तो वो व्यक्ति जहाँ रह रहा, उसका क्रिमिनल कोई है तो वहाँ फाइल करते थे, एक वहाँ फाइल करते थे जहाँ प्रॉपर्टी उसकी सिचुएटेड है। तो कहते हैं कि अगर जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पर वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा, उस व्यक्ति का पता नहीं, उसको नोटिस या टेंडर रिसीव नहीं करा सकते, तो वो व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ के कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन कोर्ट में उस केस को फाइल करके हम वहाँ पर उससे नोटिस या टेंडर रिसीव करा करके मैटर को सॉल्व करवा सकते हैं। ये सेक्शन 102 कहता है। अब सेक्शन 103 नोटिस एक्सेट्रा टू और बाय पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि जब कोई नोटिस या सम्मन किसी व्यक्ति को रिसीव कराना हो और इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो इनकम्पिटेंट हो जाए, इनकम्पिटेंट हो जाए, तो इसमें सिंपल सी बात हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 32 रूल 1, ऑर्डर 32 रूल 1 में कहा गया है कि अगर कोई पर्सन केस फाइल करता है किसी कोर्ट में, तो कोर्ट के पर्सन के द्वारा उसको नोटिस पहले रिसीव कराई जाएगी। अगर कोर्ट के पर्सन के द्वारा उसको नोटिस भेजी जा रही है और वो व्यक्ति 1 2 3 बार जाता है उसके पास में और वो व्यक्ति नहीं मिलता, तब क्या होगा? तब उसके लीगल कोरियर के द्वारा उसको नोटिस भेजी जाएगी। किसके द्वारा? लीगल कोरियर के द्वारा उसको नोटिस भेजी जाएगी। और सपोज करते हैं लीगल कोरियर के द्वारा भी उसको नोटिस नहीं मिलती, तो वो उसके लोकल न्यूज़पेपर में उसको हम पब्लिश कर देते हैं, उसके लोकल न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश कर देते हैं। अब ये तो हो गया उसका नोटिस या टेंडर रिसीव करने का तरीका। अब मान लेते हैं कि उसका जो लीगल ऑनर है उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई और वो नहीं है, और उसके जो सक्सेसर्स हैं वो माइनर हैं, या वो जो ऑनर था वो अनसाउंड माइंड हो गया, तब क्या होगा? अनसाउंड माइंड हो गया तो उसको नोटिस मिले ना मिले, क्योंकि उसको तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। या नाबालिग है, नाबालिग को नोटिस मिले ना मिले उससे कोई मीनिंग नहीं है। तब इन्होंने कहा कि कोर्ट एक गार्जियन को रिप्रेजेंट करे, गार्जियन को नियुक्त करेगी, गार्जियन को अपॉइंट करेगी, और उस गार्जियन को अपॉइंट करने के बाद में उसका निस्तारण, उसका सॉल्यूशन या उसका ऑर्डर करेगी। क्या करेगी? अगर कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो फिर क्या करेगी? कोर्ट उसका एक गार्जियन को अपॉइंट करेगी, और उस गार्जियन पर जो भी नोटिस, सम्मन या जो भी चीजें होंगी वो उस व्यक्ति के द्वारा, मतलब माइनर और अनसाउंड माइंड के पर होती हुई मानी जाएंगी, क्योंकि कोर्ट ने उसको गार्जियन अपॉइंट कर दिया है। तो ये इसका 103 सेक्शन कहता है। अब सेक्शन 104 में क्या कहा कि पावर्स टू मेक रूल। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये पावर है कि इस एक्ट में कोई भी फेरबदल होता है तो टाइम टू टाइम इसके रूल्स को वो बनाए, मेक करे, और अगर कोई ऐसा रूल है जो इफेक्ट डाल रहा है इस एक्ट पर या गलत इफेक्ट आ रहा है, तो उसको वो क्या कर दे सकता है? रिपेल भी कर सकता है और नया रूल बना भी सकता है। ये सेक्शन 104 में कहा गया। तो अब इसके सेक्शन 100 चार्ज के बारे में कहा। चार्ज मीन्स कोई सिक्योरिटी होल्डर कि ये व्यक्ति पेमेंट करेगा, ये व्यक्ति प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगा, ऐसा चार्ज करते हैं। चार्ज दो तरीके से, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें कोई
अमाउंट का ट्रांसफर नहीं होता चार्ज होल्डर के साथ में, केवल प्रॉमिस होती है। तो ये हो गया चार्ज के बाद में। और सेक्शन 101 कहता है कि हमको चार्ज वो जो मर्जर कैसे होगा, नो मर्जर इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंस। अगर ये है तो ये गारंटर रहेगा कि आपका प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी या प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। 102 में कहा कि सर्विस टू टेंडर और ऑन और टू एजेंट, अगर उसका कोई एजेंट है दूसरे वहां पर रहता है और ऑनर दूसरे शहर में रहता है, प्रॉपर्टी दूसरे शहर में है, तो कैसे उसको नोटिस या सम्मन रिसीव कराया जाएगा। सेक्शन 103 कहता है कि नोटिस टेंडर किस रूल के द्वारा किस तरीके से कराया जाए, तो सीपीसी की ऑर्डर 32 रूल 1 में इसके बारे में बताया गया। बाकी अभी हमने डिस्कस किया। 104 में कहता है कि पावर टू मेक रूल्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये पावर है कि किसी भी इस एक्ट के सेक्शन को जो गलत इफेक्ट डाल रहा है उसको रिपील कर दे और उसी जगह पर जो सुइटेबल हो वो टाइम टू टाइम मेक रूल, उसका रूल बनाए। अब इसके सेक्शन 105 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।